सो मैनेजमेंट क्या, पहली बात तो कल हमने ये देखा कि मैनेजमेंट के हमने तीन अलग अलग डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन में इसको आर्ट बोला गया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर अदर्स, दूसरों के पास से काम निकलने का आर्ट है ये। फिर लिविंगस्टन की डेफिनेशन में क्या, उसको फंक्शन बोला गया कि जिसमें हम बिजनेस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे अचीव करते हैं जिससे मिनिमम टाइम और कॉस्ट यूज हो, और जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। फिर जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन क्या, कि मैनेजमेंट को इन्होंने प्रोसेस माना, और कैसा प्रोसेस, जो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, छह चीजों का कंट्रोलिंग एम से शुरू होती है, मैन मशीन मटेरियल मेथड मनी एंड मार्केट, ये छह चीज का प्लानिंग और कंट्रोलिंग करता है। साथ में लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ह्यूमन एफर्ट्स को, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। फिर हमने कल नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखा, तो उसमें लिखा था फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज सीन एवरीवेयर, हर जगह है वो। यानी मतलब आपको सोशल, रिलीजियस, हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ये देखने को, इवन एजुकेशन आर्मी के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब आप टारगेट को ध्यान में रख के मैनेजमेंट करते हैं, आपके माइंड में मैनेजमेंट क्लियर होता है कि क्यों किया जाता है। फिर साथ में ग्रुप एक्टिविटी, सिंगल पर्सन को मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन टू और मोर पर्संस आर एंगेज्ड इन एनी टाइप ऑफ वर्क, तब आपको उसकी जरूरत पड़ती है। देन आफ्टर कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहेगा। और एक बार वो शुरू हुआ नहीं तो उसको डिसकंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। एक बार तुम्हारा गोल कंप्लीट हुआ तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट खत्म हो गया, वो नए गोल्स रिडिफाइन करेगा, और नए गोल्स के साथ में वापस नया प्लानिंग, नया कंट्रोलिंग, वो सब करना पड़ेगा। मैनेजमेंट चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। देन आफ्टर, इट इज ए ह्यूमन प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए है। हमको मैनेज किसको करना है, ह्यूमन बीइंग्स को मैनेज करना है। और कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो कौन काम करता है, उसको कंट्रोल और प्लानिंग करने का काम इंसान का होता है। सो इट बिकम्स यूजलेस अगर तुमने उसको बराबर से मैन पावर के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मैन इज एट द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट, और इसी के लिए इसको ह्यूमन प्रोसेस बोला जाता है, बाय द मैन एंड फॉर द मैन। फिर डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग जो है ना वो यहाँ पे सेंटर में माना जाता है। मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली व्हाइल मैनेजिंग बिजनेस, नो वर्क कैन बी डन विदाउट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन के बिना कोई काम ही नहीं कर सकते। आफ्टर टेकिंग डिसीजंस मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है जो डिसीजन तुमने लिए वो। दस, डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग किस में आता है, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के कोर फंक्शन में आता है, उसका दिल है। जहां तक भी मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ वहां तक उसको कंप्लीटली अपना मैनेजमेंट बोल ही नहीं सकते। अब मैंने कल आपको बोला था कि साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन यहाँ पे करके कोई मतलब नहीं है, कि पेज के सामने बिल्कुल आपको इसके बारे में नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बाद लिखा गया है, मैनेजमेंट इज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। तो कुछ वक्त अपने इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ सिर्फ उसका ओवरव्यू है, तो इसको अभी नहीं, वो कंप्लीट कराने के बाद में मैं ये भी समझाऊँ कि ये सिर्फ ओवरव्यू, इसलिए इसको अपने देखना नहीं। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थ्री थ्री मार्क्स के लिए। कौन सा, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न टाइम, सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट, यानी किसी का भी सक्सेस और फेलियर किसके ऊपर, बिजनेस का, डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। इफ मैनेजमेंट कंटेन्स लिमिटेशंस, यानी तुम्हारा मैनेजमेंट अगर गलत है तो कितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्यों ना अपनाओ, कितने भी अच्छे मैन पावर को क्यों ना अपनाओ, कितने भी अच्छे रिसोर्सेज क्यों ना हो तुम्हारे पास, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर नहीं पाओगे, उसके पास से जितना काम निकलवाना है वो निकाल नहीं पाओगे। द लेआउट ऑफ मशीनरी इज देयर, मशीन का लेआउट आपके पास है, बट इट हैज इट्स ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या, लिमिटेशन, सबसे पहला क्या है उसका, कि अगर उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया गया, उसके लिए बराबर से आपके पास मैन पावर को ट्रेन नहीं किया गया, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई
यहाँ पे मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट माना जाता है और कौन से पॉइंट से उसको समझाया गया है देखिए। इट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन बिजनेस, सिर्फ बिजनेस के अंदर नहीं है लेकिन साथ में, बट ऑल्सो इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक रिलीजियन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सब में ये माना जाता है। यानी मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि इट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। एंड मैनेजमेंट फंक्शन की बात करें तो 4 फंक्शन अपने कल देखे थे, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑल दीज फंक्शंस आर रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटी में, एक आप क्रिकेट की गेम की बात करो तो बोलते हैं कि क्रिकेट के मैनेजमेंट ने यानी टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, तो जहां मैनेजमेंट वर्ड है वहां पे यही मैनेजमेंट होगा ना। तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा लास्ट स्क्वाड के अंदर खेलेगा, राइट। दूसरा, कि ओपनिंग बॉलिंग कौन करेगा, और जब भी ऐसा लगता है कि विकेट नहीं गिर रही है तो उस वक्त सामने वाली टीम को कैसे परेशान करना, उसके लिए नए बॉलर को बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज ऑल मैनेजमेंट। प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हर चीज मैनेजमेंट के अंदर की जाती है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, देखो तीसरा, मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सनल एंड मशीनरी। इसका इस्तेमाल करना सिखाता है वो आपको, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सनल एंड मशीनरी, ये सबका इस्तेमाल करना आपको सिखाता है। इसका मतलब मैंने कल आपको बताया था, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट, सब आ गया इसमें। चार और 6 के 6 एम जो अपने देखे थे वो सब यहाँ पे आ गए। पहले लैंड लिखा है तो वो कैपिटल से आएगा, मनी, और इसके बाद में रॉ मटेरियल, फिर पर्सनल है, मशीनरी। प्रोडक्शन भी करना हो नहीं तो भी आपको मेथड ऑफ प्रोडक्शन पहले से डिसाइड करनी पड़ती है। सो एवरीवेयर, it is seen, management makes it possible to take optimum utilization of resources which helps to achieve business objectives. Sorry, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को अवॉइड करता है। पहली बात तो ये, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कैपिटल है तो कैपिटल लिमिटेड होती है हमेशा। इसी तरह से मैन पावर जो है उसका भी इस्तेमाल बराबर से होना चाहिए। 4 लोग को एक्स्ट्रा लेने की कब जरूरत पड़ती है? जब जितना तुम्हारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के पास से तुम बराबर से काम नहीं ले पाते ना, तो तुमको एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। सो हम करेंगे क्या कि जितने वर्कर्स हमारे पास है उनके पास से बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम लेना। देखो वर्ड में यूज कर रहा हूँ बेस्ट पॉसिबल मैनर, मैं मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाता है? एक्सप्लोटेशन करना। वर्कर को है 10 की जगह 12 घंटे काम कराना उसके पास, ये नहीं। 10 घंटे जो वो काम करेगा, लेकिन कैसा काम करेगा? कंप्लीट। वो अपने फुल फुल डेडिकेशन के साथ में काम करेगा, जरा भी वो बेकार बैठा नहीं रहेगा। आइडल टाइम जो है ना, तो जितना हो सके उतना हमको रिड्यूस करना है इसके। नाउ द थर्ड वन इज अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो, मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब ये वर्ड है ना, काफी कंफ्यूज करता है। लोग ऑप्टिमम को मैक्सिमम मानते हैं। नो, ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम नहीं होता। ऑप्टिमम का मतलब उस लेवल पे प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ में जितना बेस्ट यूज कर पाओ ने, उसको ऑप्टिमम लेवल बोला जाता है। तो यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम कब होगा? यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम तब हो पाएगा कि जब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो जरा भी आइडल या वेस्टेज के बिना कंप्लीटली यूज हो पाए, तो इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोला। अब मैनेजमेंट ये कैसे पॉसिबल करवाएगा? तो मैनेजमेंट प्लानिंग से शुरू करता है और कंट्रोलिंग पे खत्म करता है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे लीडरशिप हो, डायरेक्शन हो, मोटिवेशन करना हो, या फिर कोऑर्डिनेशन करना हो, ये सब के अंदर मैनेजमेंट जाता है। अब जब प्लानिंग करेंगे तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड्स बता देता हूँ। प्लानिंग में मैं आपको स्टैंडर्ड्स बता देता हूँ, मतलब आपको इतना काम करना है, बराबर। और साथ में मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग के दरमियान, और आपको राइट्स, सॉरी, आपको पावर्स देता हूँ वो काम करने के लिए। आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता हूँ वो काम करने के लिए। एंड आफ्टर मैं आपको डायरेक्ट करता हूँ काम, अगर तुमको नहीं आता तो मैं आपको सिखाता हूँ। आपको ज्यादा काम करने के लिए मैं मोटिवेट करता हूँ। एंड फिर लास्ट में चेक करता हूँ कि जो मैंने बोला उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं। तो इतना सब करने के बाद जितना काम दिया गया, वो काम का पूरा इस्तेमाल करके, इंसानों का और रॉ मटेरियल का पूरा इस्तेमाल करके वो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं,
वो देखना मैनेजमेंट का काम, इसलिए बोला जाता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का यहाँ पे पॉसिबल होता है। फिर नेक्स्ट लिखा गया देखो, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। अब इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में अगर बिजनेस यूनिट को सक्सेसफुल बनाना है तो यू रिक्वायर मोर ऑफ मैनेजमेंट, ज्यादा मैनेजमेंट की आपको जरूरत पड़ती है। सक्सेस और फेलियर ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। इफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सोचो, किसी ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, ये सबकी वही हिस्ट्री है। अडानी कोई इतने बड़े आदमी थे ही नहीं कभी, ऐसा नहीं कि उसके बाप दादा के पास पहले से पैसा था इसलिए उन्होंने आगे बढ़ाया। हाँ, टाटा और बिरला और अंबानी की बात करें तो उनके फादर ने जो कमाया था उनको उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन अडानी के पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने छोटे बिजनेस से शुरुआत की, उसके बाद में उसको लार्ज स्केल के ऊपर धीमे धीमे खड़ा करना शुरू किया। एक से ज्यादा बिजनेस के अंदर उन्होंने जाना शुरू किया और बाद में ओवरसीज बिजनेस के ऊपर देखना शुरू किया, यानी दुनिया के हर कंट्री के अंदर जहां जहां पे भी अपॉर्चुनिटी दिखे ने, उस जगह पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना शुरू किया। ये कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका अच्छा मैनेजमेंट है। ये उनका अच्छा मैनेजमेंट है, इसीलिए वो आज इतने सक्सेसफुल हो पाए। बाकी सब बातें छोड़ दो, आप अपने बोलते हैं कई बार कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, पर गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल कैसे किया? दैट इज गुड मैनेजमेंट। गवर्नमेंट का सपोर्ट हर किसी को क्यों नहीं मिला? उनको क्यों मिला? कि उन्होंने गवर्नमेंट के लिए ऐसा काम किया होगा, गवर्नमेंट के जो पार्टी की पावर है उनके लिए ऐसा काम किया होगा, तो ये सब दिमाग उनका चलता है। सो दैट्स वाई कि अगर बिजनेस को छोटे पाए पे शुरू करना है, स्मॉल फाउंडेशन से, और उसके बाद में उसको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, तो बीच में जितनी भी सक्सेस आपको हासिल करनी है वो सब जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट आपको। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने आप को लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट करती है तो उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को जाता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। अगर मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंट है यानी अच्छा है, तो फिर वो लॉस मेकिंग यूनिट को भी प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर देगी। ये कैसे पता चला? विमल, वो दाने दाने वाली नहीं, विमल जो है ना, वो सबसे पहले कपड़े की कंपनी थी। रिलायंस का सबसे पहला वेंचर दैट वाज विमल। विमल जब स्टार्ट की ना, उसके पहले धीरू भाई अंबानी के पास इतने पैसे, इतने कैपिटल थी नहीं। वो एक सेल्समैन की तरह से काम करते थे और कमीशन बेस के ऊपर कपड़ा बेचते थे। बाद में इनको ये पता चला कि एक मिल सस्ते में बिकने के लिए आई। वो टाइम ऐसा था ना कि मिलें बंद पड़ रही, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ने बिल्कुल अगेंस्ट थी। इसकी वजह से बाहर से आने वाले गुड्स के सामने इंडियन गुड्स टिक नहीं पा रहे, तो मिल बंद हो रही थी। देखा उन्होंने कि मशीन भी बहुत खराब कंडीशन में, तो फिर भी उन्होंने हिम्मत की कि ये मशीन 1 साल के लीज के ऊपर पहले तो लिया पूरी फैक्ट्री, 1 साल के बाद इसको खरीद लिया जाएगा। और विद इन ईयर उन्होंने ब्रेक इवन अचीव कर लिया। 1 साल के अंदर ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। देन आफ्टर 1.5 ईयर के अंदर उसने उसी कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाया। अब सोचो, यहाँ पे उसकी जगह पे हम और आप जैसा कोई इंसान होता तो ये एक सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस कहाँ मिलता है? कि जब उस इंसान का दिमाग जब इस तरह से चलता हो कि मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, वर्कर्स को कैसे रखना चाहिए, तब यहाँ पे मैनेजमेंट सक्सेसफुल होता है और वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे हर लॉस मेकिंग यूनिट को अगर प्रॉफिट मेकिंग बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की आपको जरूरत पड़ती है। नाउ इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब मैनेजमेंट देखो, हमारी कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द राइज यानी बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन भी साथ में इंक्रीज होती है तो इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे करें? इसके लिए भी सक्सेसफुल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। देखो कैसे, कि इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट द फर्म soon develops itself in the form of company, whereas inefficient management becomes responsible for closure of many companies, which leads to further increase in unemployment. एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है, साइरस मिस्त्री, नाम नहीं सुना होगा आपने। जो साइरस मिस्त्री टाटा एंड सन्स उसके सीईओ बनाए गए आफ्टर
रतन टाटा उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने अपना सारा काम किसको दे दिया, साइरस मिस्त्री को दे दिया। तो 3 साल के अंदर बहुत कंप्लेंट्स आने लगी कि साइरस मिस्त्री का मैनेजमेंट रतन टाटा जैसा नहीं है। कंपैरिजन ऑब्वियस है यहाँ पे कि जिसको तुमने छोड़ा है पहले कंपनी ने, उसकी जगह पे जो आदमी आएगा उसका कंपैरिजन पुराने इंसान के साथ में होना लाजमी। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके कुछ रॉन्ग डिसीजन के कारण बहुत सारे एम्प्लॉयज ने, जो पुराने एम्प्लॉयज थे, उन्होंने कंपनी छोड़ने का डिसाइड किया। बार बार उसको समझाने के बावजूद भी वो किसी की बात नहीं सुनते थे। तो कंपनी को 3 साल के अंदर Q4 यानी छेल्ला क्वार्टर जिसको बोला जाता है, जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर, उस फोर्थ क्वार्टर के अंदर पहली बार प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिली। तो तुरंत ही कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वापस जो साइरस मिस्त्री है उसको डी थ्रोन यानी वहां से हटा दिया जाए और उसकी जगह पे वापस रतन टाटा ने अपनी पोजीशन को हासिल कर लिया। केस चलाया। साइरस मिस्त्री ने बाद में क्लेम किया कोर्ट के अंदर कि मुझे गलत तरीके से निकाला गया, लेकिन कोर्ट में वो केस हार गए और ये डिसीजन पिछले महीने आया, लास्ट मंथ मई के अंदर ये डिसीजन आया कि जो कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था वो कंपनी के बेनिफिट के लिए था, इसलिए तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट इसके अंदर कोई काम नहीं लगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के पीछे भी अगर मैनेजमेंट है, तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा नहीं तो बिजनेस को एक्सपांड करेगा और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट खराब होगा नहीं तो फिर जो चालू बिजनेस है वो भी बेचारा लॉस मेकिंग हो जाएगा एंड फाइनली आपको उसको क्लोज डाउन करना पड़ेगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन आफ्टर इंक्रीज इन प्रॉफिट, जनरली बिजनेस यूनिट, हर कोई भी यूनिट है जो किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। कॉम्पिटेंट एंड प्रोफिशिएंट मैनेजर, ऐसे मैनेजर जिनके पास लायकात हो, एफिशिएंसी के साथ में जो लोग हो ना उसको प्रोफिशिएंट बोला जाता है। मैनेजर्स विद देयर इनसाइट एंड प्रोफिशिएंसी, इनसाइट का मतलब उनको पता है कि उनको क्या करना है, और उनको है ना दूरंदेशी जिसको बोलते हैं, पता चल जाता है कि कौन से स्टेप का हमको क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा। मेक द मैक्सिमम एंड मोस्ट इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ये लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका बराबर से इस्तेमाल करेंगे और उसी में से प्रॉफिट कमा के दिखाएंगे। Therefore, it is rightly said that the profit is the barometer for the efficiency and success of business. यानी तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा है मतलब योर बिजनेस इज मोर एफिशिएंट, और अगर प्रॉफिट कम तो योर बिजनेस इज लेस एफिशिएंट, बट नॉट ऑलवेज। कई बार क्या कि अगर आप मोनोपोली क्रिएट कर लेते हो तो मोनोपोली के बाद कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि किसी का अच्छा किया हो और उसके बाद में तुमने प्रॉफिट कमाया हो। सामने वाले का एक्सप्लोटेशन करके मोनोपोली वाले क्या चाहते हैं कि हमेशा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। रिसेंटली अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे मार्केट है जो मोनोपोली मार्केट होते हैं। मेटल का मार्केट मोनोपोली मार्केट है, सिर्फ 4 या 5 कंपनी ऑपरेट करती है, लेकिन सब लोग एक दूसरे से के साथ में मिलजुल के प्राइस को डिसाइड करते हैं, जिसको एक तरह से मोनोपोली प्राइसिंग बोला जाता है। सेम मोबाइल टावर ऑपरेटर, उसके अंदर भी 2-3 कंपनी, 3 कंपनी है खाली मेजर मेजर प्लेयर में, सिर्फ 3 कंपनी से, और 3 कंपनी जो डिसाइड करती है वही फाइनल हो जाता है मार्केट। तो ये मोनोपोली हो गया। ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन उसमें कस्टमर का फायदा नहीं, उनका फायदा है, राइट। तो प्रॉफिट इंक्रीज करना वो भी मैनेजमेंट का काम। एंड सोशल बेनिफिट, एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक हिस्सा ही है, एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी, मैनेजमेंट वर्क्स इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के अंदर से एम्प्लॉइज को लेता है, मैनेजमेंट सोसाइटी के पास से पैसे लेता है, मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए प्रोडक्ट बनाता है, मैनेजमेंट सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। तो फिर उसको जो प्रोडक्ट बना के देनी है वो भी कैसे होनी चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो भी बिजनेस के अंदर से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो सब किसके बेनिफिट के लिए होते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। दिस प्रोवाइड्स गुड्स एट रीजनेबल रेट व्हिच रिजल्ट्स इनटू वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ये किस में काम लगते हैं तुमको, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एंड देन कम्स नेशनल मोटिव, मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटेप, अनटेप का मतलब अनयूटिलाइज, जमीन में आयन पड़ा हुआ है
इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। आयरन इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। कोल के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड रैंक पे, लेकिन फिर भी आयरन इंडिया में चाइना से ज्यादा। हेलो हेलो सर है हाँ वसीम। आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। घर आ जाने। हाँ आया। कहाँ से जाने? ठीक है। ओके। मैनेजमेंट इज एसेंशियल। अनटैप ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। तो अनटैप यानी अनरियलाइज नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम बात करें, रहे थे कि आयरन और इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है। कोल सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। तो अब अगर आयरन और इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है तो आयरन इंडिया में सबसे सस्ता होना चाहिए, लेकिन चाइना और जापान में इंडिया से ज्यादा सस्ता है। वो हमसे रॉ मटेरियल लेते हैं, आयरन प्रोड्यूस करते हैं, फिर हमको ही बेचते हैं, फिर भी सस्ता बेचते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं। जितनी भी स्टील कंपनीज है ना, वो जानबूझ के प्राइसिंग कर, ओवर प्राइसिंग कर रही है। और ये ओवर प्राइसिंग का सीधा नुकसान किसको, कस्टमर को भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी अनटैप ह्यूमन रिसोर्सेज है या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स दोनों को ही हम यूटिलाइज कर पाएंगे। इंडिया सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मार्केट इसलिए है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी असेट प्लेंटी में है, और ये है ह्यूमन असेट। पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब ह्यूमन बींग्स, आपको काम करने वाले अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं। और लेबर अगर सस्ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन। कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सस्ते में प्रोड्यूस होना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट में एफिशिएंसी नहीं है। सो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमको आसानी से मिल जाते हैं इकोनॉमिकल, सोशल और नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट ऑलवेज रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट क्यों लिखा है, याद रखो कि अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा ना, तो एजुकेशन बढ़ेगा। एजुकेशन बढ़ेगा तो कल्चर सुधरेगा। कल्चर सुधरेगा तो सिविलाइजेशन डेवलप होगा। एंड जब सिविलाइजेशन डेवलप होता है ना, तो सोसाइटी अपनी पुरानी बिलीफ से बाहर निकलती है। और जब सोसाइटी अपनी पुरानी बिलीफ से बाहर निकलती है ना, तो फायदा ये होता है कि वो ब्रॉड माइंडेड बनती है। और ब्रॉड माइंडेड का मतलब प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में सोचते। दैट्स हाउ यहाँ पे 8 टॉपिक इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के हमने देखे। नाउ मैनेजमेंट को हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट वाला टॉपिक मिस आउट किया था कि मैनेजमेंट साइंस, आर्ट या प्रोफेशन क्या है। ये तीनों को देखना है। सबसे पहले साइंस यानी क्या। साइंस इज समथिंग विच एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किसी चीज का होना और उसका रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। को रिलेशन पढ़ते हो तुम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक होता है, उसके कारण दूसरा चेंज होता है, पॉजिटिवली के नेगेटिवली, ये अलग बात है, पर पॉजिटिव या तो नेगेटिव चेंज होता है ना, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कौन करता है, साइंस करता है। जबकि आर्ट क्या है, आर्ट यानी प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड। आप अपने माइंड में जो है ना उसको प्रेजेंट कर रहे हो, अपने आर्ट के द्वारा उसको प्रेजेंट कर रहे हो। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जिसको बोला जाता है, जो तुम्हारा नॉलेज है उसको तुम अप्लाई करते हो, वहां तुम्हारा आर्ट शुरू होता है। तो अब मैनेजमेंट अगर साइंस है तो क्यों है, और मैनेजमेंट अगर आर्ट है तो क्यों है, वो दोनों समझ। देखो, साइंस का मतलब सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। साइंस का मतलब सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एंड साइंस इज अ सब्जेक्ट जहां पे रूल्स एंड प्रिंसिपल हम डिसाइड करते हैं, डिराइव यानी हम अपने एक्सपेरिमेंट से डिराइव करते हैं प्रिंसिपल्स को। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अपने एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन साइंस के सारे प्रिंसिपल्स बहुत ही हार्ड होते हैं। हार्ड यानी जैसा लिखा है वैसा ही होगा, आगे पीछे कुछ कर ही नहीं सकते। टेम्परेचर कितना रखना है पहले से डिसाइडेड, प्रेशर कितना बिल्डअप करना है पहले से डिसाइडेड, एपैरेटस कैसे लेना है वो भी पहले से डिसाइड। तो ये सब पहले से डिसाइड, और रूल को जरा भी तोड़ना नहीं है, दैट इज साइंस। मैनेजमेंट के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस के। जैसे सबसे पहले आता है
सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में है कि नहीं? तो बिल्कुल है। कैसे? कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अपने सेकंड चैप्टर में इसके बाद में सीखेंगे। तो मतलब जहाँ प्रिंसिपल्स आए वहाँ रूल्स आए, तो रूल्स है इसका मतलब कि ये भी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, फर्स्ट। दूसरा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, इन एवरी बिजनेस, इन एवरी एरिया, इन एवरी फील्ड इट गिव्स यू रिजल्ट, तो ये यूनिवर्सल हो गया। थर्ड आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कुछ काम किया जाएगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर शॉर्ट फॉर्म, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सब सीखा है, तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि अगर वर्कर्स के साथ में हार्मोनियस रिलेशनशिप रखे जाएंगे तो वर्कर्स ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। तो हार्मोनियस रिलेशनशिप रखना ये कॉज है, और उसकी इफेक्ट क्या आई कि अच्छा आपने परफॉर्मेंस मिलाई है। वर्क दूसरा उन्होंने प्रिंसिपल बताया कि वर्कर्स को अगर ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी तो वर्कर्स अपना आइडल टाइम घटाएंगे, मतलब बेकार बैठे नहीं रहेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस आपको देंगे। जितना काम पहले करते थे उससे 2 गुना काम आपको करके देंगे, तो ये भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुई। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट में भी वैसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट। तो टेलर ने क्या, कबर में से खोद के नहीं निकाला कि चल प्रिंसिपल्स को निकालते, जमीन में से ढूंढा नहीं उसको ना, ये प्रिंसिपल को उसने अपने एक्सपीरियंस से निकाला। यानी मतलब उसने इंजीनियर की तरह से एक फॉर्म को ज्वाइन किया, बाद में वो उसी फॉर्म के अंदर मैनेजर की पोस्ट तक बने, और उनको उसी फॉर्म के अंदर वो लास्ट में जब रिटायर हुए थे तब मैनेजिंग डायरेक्टर बने। तो ये उनका सक्सेस रेशियो था। ये सक्सेस रेशियो के अंदर उन्होंने जहां जहां पे देखा कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं मैनेजमेंट में और उसका रिजल्ट क्या आता है, उसके बेस के ऊपर उन्होंने क्या किया, ये प्रिंसिपल्स को फ्रेम किया। एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, को एनालिसिस किया जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है। एंड वेरीफाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, फिर चेक करते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए वो वेरीफाइड, यानी मतलब सही है कि गलत है, उसको चेक किया जाता है, एटसेट्रा। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के भी खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। थ्रू दीज प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मशीन कैपिटल मेथड एटसेट्रा इज डन। Thus, मैनेजमेंट इज साइंस। साइंस क्योंकि रिसर्च वर्क से किया जाता है इसलिए साइंस है, और इसीलिए बताया गया है यहाँ पे कि मैनेजमेंट में जो साइंस है उसको साइंस ये बता रहा है कि साइंस टीचिस वन टू नो, नॉलेजेबल बनाता है, साइंस आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो मैनेजमेंट साइंस तब तक है जब तक तुम उसको सीखते हो, ये साबित हुआ है। साइंस में क्या बताया हमने, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं जो प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं। प्रिंसिपल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स को वेरीफाई करते हैं, ये साइंस में सब करते हैं, वही चीज मैनेजमेंट में भी करते हैं। तो जब तक अपने सीखते हैं तब तक मैनेजमेंट एज ए साइंस परफॉर्म करता है। बट नाउ हम बात करें मैनेजमेंट आर्ट की तरह से। अब आर्ट का मतलब एप्लीकेशन होता है, आर्ट इज ऑलवेज एप्लीकेशन। फोटोग्राफी आपको सिखाई जाती है, जब तक सीखते हो ना तब तक आप टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी सीखते हो कि लाइट कैसी होनी चाहिए, एंगल कैसे अपने सेट करना है, जो बोके इफेक्ट है वो कैसे आएगी, राइट, और उसके बाद में अपने एक्सपोजर कैसे करना है, ये सब बातें उसके अंदर फोटोग्राफी के अंदर टेक्निकलिटीज आपको सिखाई जाती है, तब तक वो साइंस है। लेकिन मैं आपके हाथ में कैमरा थमा दूं और आपको बोलूं जाओ फोटोग्राफी करो, तो जो मैंने सिखाया उसको तुम अप्लाई करो, आप उसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो जहां एप्लीकेशन आता है वहां तुम्हारा आर्ट। तो सिखाया तो सब कुछ, मेरे सामने 10 लोग थे लेकिन एक ही अच्छा फोटोग्राफर बना, बाकी 9 नहीं बने। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बाकी 9 ने एप्लीकेशन अपने मुताबिक नहीं किया जहां पे उनको करना चाहिए था, सिर्फ एक ने बराबर से एप्लीकेशन उसको किया। तो दिस इज हाउ हम बात करते हैं किसके बारे में, मैनेजमेंट को भी आर्ट है कि नहीं उसके बारे में। तो art means employment of skills and expertise of an individual, but to implement the skill, one should have also theoretical knowledge. पहले knowledgeable बनो, फिर उसको अप्लाई करो। नॉलेज के बिना अप्लाई क्या करोगे, मशीन चलाना नहीं आता, पेंटिंग का ब्रश कौन सा कलर कब मिक्स करेंगे क्या आएगा पता ही नहीं है, क्या आर्टिस्ट बनोगे। तो पहले थियरी तो पढ़नी पड़ेगी ना, उसके बाद में उसको प्रैक्टिस में रखा जाता है।
ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, पर्सनल स्किल्स, इनसाइट एंड क्लेवरनेस प्ले एन इम्पोर्टेंट। होशियारी, मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर भी आर्टिस्ट है, सबसे बड़ा आर्टिस्ट डॉक्टर है जी। पहली बात तो वो एमबीबीएस डॉक्टर तुम्हारे घर के नजदीक होते हैं ना, के पास तो वो 10 डब्बे होते हैं खजाना, 10 डब्बे में हाथ डालो तुम्हारी हर बीमारी का इलाज है। तुम कोई भी बीमारी पूछने जाओगे मुझे ये बीमारी है, तो ये 4-5 जो डब्बे होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आ जाएगा। दूसरे 2-4 ऐसे डब्बे होंगे जिसके अंदर कुछ अलग बोलोगे ना, तो हाँ दवाई बदलनी हो तो दूसरे दिन वो दवाई देंगे। ये आर्ट है। सामने वाले को कैसे बातों में, पहली बात तो मेंटली, आधे से ज्यादा बीमारी तो मेंटलिटी से होती है। तुम खुद को सोचते हो बीमार, तो बीमार हो जाए फिर इंसान। तो ये डॉक्टर ऐसा ही है। एमडी सब बनते हैं, लेकिन एक एमडी मेडिसिन 10 लोगे, 10 की फीस एक जैसी नहीं होती। एक एमडी मेडिसिन एक बार जाओगे 500 रुपये चार्ज करेगा, और दूसरा 50 रुपये में भी मान जाएगा। कारण क्या? उसने जो अपना नॉलेज अभी तक उसने लिया है ना, उसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखा नहीं 50 रुपये वाले ने, इसलिए उसके पास पेशेंट अच्छे नहीं आते। अभी पीछे तो एकदम गरीब देखा मैंने एमडी मेडिसिन, ये अपने मेरे घर के पीछे के रोड पे छोटी सी दुकान लेके बैठा था। मैंने बोला एमडी मेडिसिन, यानी एडमिट तो कर नहीं सकता वो दुकान में, होटल चरा नो तो भी एक 5-10 दिखी मुझे, मुझे लगता है यहाँ पे सुला दे जाएगा होटल वोटल चलाने के लिए। यानी हर जगह पे डॉक्टर भी एक आर्टिस्ट की तरह से काम करता है, बराबर नहीं? जैसे बाईपास सर्जरी करनी हो तो आर्टिस्ट सर्जन है, इनके खून से तार को ज्वाइन करना है वो आर्टिस्ट है। अकेला थियोरेटिकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, टेक्निकल आर्ट इज नेसेसरी टू। So the manager needs to make necessary changes as per his personal skill and proficiency. अब मैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम के अंदर से सीख के आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां का ग्रेजुएट, बराबर। तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी जहां पे भी वहां पे एक ही तरह के प्रिंसिपल अप्लाई करता रहूं? ना, मैं सिचुएशन देखूंगा। एक कंपनी में गया, एक मैनेजर एक कंपनी में गया, वहां पे उसने बहुत ही सक्सेसफुली किसी सिचुएशन को हैंडल किया। अब सेम सिचुएशन दूसरी कंपनी में हो ने, तो भी उसी तरह से हैंडल नहीं किया जा सकता, सेम मैनर से हैंडल नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको क्या अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस कंपनी में तुम गए हो उस कंपनी में क्या सिचुएशन है ना, उसको देखना पड़ेगा। एंड एज पर द सिचुएशन अपने क्या करते हैं, हम वहां पे अपना नॉलेज अप्लाई करते हैं। दैट्स इट। ये मैनेजमेंट आर्ट की तरह से। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, आर्ट टीचिस वन टू डू, काम करना साइंस सिखाता है, और आर्ट उसको प्रैक्टिस में रखता है। तो हम यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इन दोनों का स्वीट कॉम्बिनेशन, ये आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जहां पे साइंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो जाता है, वहीं से आर्ट ऑफ मैनेजमेंट बिगिन होता है, शुरू होता है। यानी इसको ना अपने प्योर साइंस मान सकते हैं फिजिक्स की तरह से, ना उसको प्योर आर्ट मान सकते हैं स्कल्पचर की तरह से। तो इसको क्या मानेंगे, दोनों का एक स्वीट कॉम्बिनेशन मानेंगे। नाउ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी क्या? उसमें भी स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज स्पेसिफाइड फील्ड के अंदर। प्रोफेशन यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर है, लॉयर है, ये सब प्रोफेशन। सबसे बड़ी बात उसके अंदर क्या होती है, सबसे पहली बात कि जब भी अपने ऐसे प्रोफेशनल की बात करते तो माइंड में आता है कि बहुत पढ़ाई की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट टफेस्ट जॉब इन कॉमर्स, डॉक्टर टफेस्ट जॉब इन साइंस, राइट। और लॉ अगर पढ़ना है तो लॉ के लिए भी आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, यानी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए तब जाके आप प्रोफेशनल बन सकते हो। तो मतलब स्पेशलाइज नॉलेज यानी एक डिग्री का हासिल करना जरूरी है। दूसरा स्टेप ये कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो डॉक्टर की तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अभी नहीं नकली डॉक्टर पकड़ रही है गवर्नमेंट, तो उस पेपर में आता है रोज डेली कि बोगस डॉक्टर पकड़ा है। क्यों उसको नकली डॉक्टर बोलते हैं? कोई तो 12 साल से 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो जगह, तो कितना एक्सपीरियंस हो गया। एक केस उसने बिगाड़ा नहीं तो उसको प्रैक्टिस करने क्यों नहीं देते? क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और वो एसोसिएशन इंडिया में कौन सा है मेडिकल के लिए?
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, गुजरात का नंबर जी से शुरू होता है, राइट, जी से शुरू होता है। जो भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो एक रजिस्ट्रेशन का एक फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट वो लटका के रखेगा वहाँ पे अपने क्लिनिक के अंदर। दो जगह पे, तो दो जगह जगह पे कॉपी रखनी कंपलसरी है ये। आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट के ऊपर कभी भी चेक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर डालो तो डॉक्टर का नाम, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। और ये मेंबरशिप को रिन्यू करनी पड़ती है। अब होता क्या है कि अगर तुमने कुछ गलत किया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम हो, लेकिन तुम क्या करते हो, किसी के झूठे अकाउंट को एंडोर्स करते हो, किसी को फ्रॉड करने में मदद करते हो, तुम्हारा सर्टिफिकेट गायब। मतलब तुम्हारा एसोसिएशन तुम्हारे पास से तुम्हारी डिग्री छीन लेगा। समझे? इसको क्या बोला जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन। इसी तरह से डॉक्टर ऑपरेशन करे, पेट में कातर छोड़ दे, फिर बाद में पता चले कि इसने ये किया, और बाद में ये भी पता चला, कबीर सिंह वाला, ये भी पता चला कि उसने दारू पिया हुआ था उस टाइम पे, राइट, तो नशे में था ऐसा पता चला, तो ये क्या हुआ, तुम्हारा लाइसेंस छीन लिया जाता है, पैनल के सामने बैठना पड़ता है, लाइसेंस छीन लिया जाता है। सेम लॉयर का है। लॉयर अगर अंडर ओथ यानी कसम खा के भी अगर झूठ बोले ना कोर्ट के अंदर और पकड़ा जाए, तो वो सस्पेंड। जोली LLB 2, जिसमें ये सेम चीज बताई गई थी सिचुएशन। पहले की मूवी में थे ना, कोर्ट ऐसी बताई जाती थी, लेके डर जाओ तुम कि चल क्या रहा है, तारीख पे तारीख वाली, ऐसी कोर्ट, ऐसा कोई चिल्ला नहीं सकते कोर्ट पर, वहीं पे डंडे मार के बाहर निकाल दे तुम। तो दिस इज हाउ मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको अपने कल जीने। ओके, कल वापिस पहले रिपीट करूंगा, वहां पे यही पढ़ा।